हेलो स्टूडेंट्स। आज से करीब 10-11 साल पहले एक मूवी आई थी तारे ज़मीं पर। आई थिंक सबने देखी ही होगी। उसके बारे में थोड़ा रिकॉल करते हैं। उसमें एक कैरेक्टर था, 8-9 साल का जो लड़का था, ईशान। वो स्कूल से भागता था, क्लास से भी भागता था, स्कूल से भी भागता था। उसको इंटरेस्ट नहीं आता था पढ़ने में। टीचर उसको बोलते रहते थे, या पेरेंट्स की जब पीटीएम होती थी तो बड़ी शिकायत आती थी। तो पेरेंट्स ने भी कि ये जान के नहीं पढ़ता है, केयरलेस है, ये सोच के उसको बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। बोर्डिंग स्कूल में भी वहाँ उसी तरह का बिहेवियर चलता रहा उसके साथ टीचर्स का। टीचर्स ने उसको डांटना, तो वो चुप चुप सा रहने लगा था। जबकि वो लड़का जो था पेंटिंग में बड़ा अच्छा था, इंटरेस्ट था उसका। तो बाय चांस जब उसके आर्ट के जो टीचर थे लीव पे चले गए, तो एक पार्ट टाइम टीचर को रखा गया। निकुंभ था जिनका नाम, आमिर खान ने उसका रोल प्ले किया था। तो उन्होंने उसको अपनी क्लास में ऑब्ज़र्व किया, आर्ट्स की क्लास में, कि उसने पेंटिंग में भी वो टीचर कुछ इस तरह के थे कि वो सारे स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते थे अपने उसमें लेसन में। तो उन्होंने देखा कि ये बहुत चुप चुप रहता है। तो उन्होंने उसके फ्रेंड से बात की कि चुप क्यों रहता है। तो फ्रेंड्स ने बताया कि उसको पसंद नहीं है ये यहाँ पे रहना, वो अपने घर जाना चाहता था। तो सारे टीचर्स को ऐसे बोलते हैं, वो पढ़ नहीं पाता है। तो उसने सारा मतलब जो उसके टीचर थे निकुंभ, उन्होंने सारा उसके फ्रेंड से बातचीत करके, टीचर से बातचीत करके देखा। तो उन्होंने बाद में फिर को लगा कि अगर इसकी तरफ ना ध्यान दिया गया तो ये बिल्कुल मतलब डिप्रेस हो जाएगा, और ये इसकी जो ये इसकी पेंटिंग की जो एबिलिटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने उसको चेंज किया। मूवी में ये दिखाया गया है कि जो टीचर निकुंभ थे उन्होंने उसकी प्रॉब्लम को पहचान के उसको चेंज किया, उसको ईशान, और ईशान की जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छी हो गई। तो आपने कभी ये रियलाइज़ किया है कि कैसे जो निकुंभ थे उन्होंने किस तरह से उसकी जो प्रॉब्लम थी उसको फाइंड आउट किया कि उसको क्यों प्रॉब्लम आ रही है। इवन जो निकुंभ थे वो सिर्फ आर्ट्स के टीचर थे, और फिर भी उन्होंने जो दूसरे सब्जेक्ट्स में उसकी जो परफॉर्मेंस थी, जो दूसरे टीचर थे वो भी नहीं उसको कर पाए थे, उसको आगे ले पाए थे उस सब्जेक्ट में। निकुंभ ने उसमें भी उसकी जो प्रॉब्लम को समझ के उसमें भी उसको आगे बढ़ाया। तो वो क्या चीज़ रही होगी, जो टीचर निकुंभ ने ऐसा क्या किया, कैसे उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया। आपने देखा होगा जो टीचर निकुंभ थे उन्होंने क्या किया था, दूसरे टीचर से उसके ईशान के जो पेपर्स थे या उसकी नोटबुक्स थी उसको लेके उन्होंने प्रॉपरली उसको एनालाइज किया था कि उसका जो लिखने का जो पैटर्न है, इंग्लिश में उसका लिखने का पैटर्न है, या मैथ की जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने का जो पैटर्न है, एक प्रॉपर पैटर्न देख के उन्होंने पूरा एनालाइज किया। और उन्होंने ये देखा कि वो कहाँ पे एरर कर रहा है, किस तरह की एरर है, उसके एरर का क्या पैटर्न है, किस तरह की एरर वो कर रहा है अपनी नोटबुक्स में करते हुए या पेपर करते हुए। टीचर निकुंभ ने इस तरह इसको एनालाइज करके, इस एरर को एनालाइज करके, फिर उन्होंने बाद में वो एक रिजल्ट पे पहुंचे थे कि ये डायग्नोज किया था कि ईशान को जो है डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है। तो आज के टॉपिक में हम यही बात करेंगे कि अगर किसी भी प्रॉब्लम को, किसी स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, जैसे निकुंभ ने ईशान की प्रॉब्लम को एनालाइज किया था कि उसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है, और जो इस तरह के स्टूडेंट हैं उनको अलग तरह के टीचिंग मेथड से पढ़ाया जाए तो वो भी अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अब जो हम इस टॉपिक में बात करेंगे, और जो डिसलेक्सिया का जो एक उन्होंने जो फाइंड आउट किया था उसकी प्रॉब्लम को, वो कैसे किया था, उसकी जो कॉपीज़ उन्होंने चेक की, चाहे वो इंग्लिश की थी चाहे वो मैथ्स की थी, वो लिखने का उसका पैटर्न, वो सम सोल्व करने का पैटर्न उनसे किया था कि किस तरह के वो एरर करता है, किस तरह का पैटर्न है उसका एरर का, उससे किया था। तो आज के टॉपिक में हम उसी की बात करेंगे, एरर एनालिसिस की बात, कि एरर को एनालाइज करके स्टूडेंट जो एरर करते हैं उनको एनालाइज करके हम उनकी वीकनेस को फाइंड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। आज हम मैथ्स के सब्जेक्ट में ये बात करेंगे कि एक मैथ्स का जो टीचर है
वो किस तरह से एरर एनालिसिस करके अपने स्टूडेंट की जो है वीकनेस जो है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उस सब्जेक्ट एरिया के अंदर फाइंड आउट कर सकता है और उसको उसी के अकॉर्डिंग फिर रेमेडी दे सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरर एनालिसिस की कि एरर्स क्या होते हैं। सबसे पहले एरर की बात करते हैं। एरर्स आर द रिजल्ट्स ऑफ कंसिस्टेंट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसिस्टेंट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क मीन्स जो लगातार आपका एक फ्रेमवर्क बन चुका है कंसेप्ट के बारे में, आप एक उस कंसेप्ट के बारे में आपका एक फ्रेमवर्क है कि यही एक कंसेप्ट होता है, आपका जो इमेज बन चुकी है उस कंसेप्ट के बारे में, जो आइडिया बन चुका है, उसका रिजल्ट होता है ये जो एरर्स हम करते हैं। कंसिस्टेंट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कि लगातार आपको यही रहता है कि यही ये कंसेप्ट है, एक दो बार बताने पर भी, टीचर के करेक्ट करने पे भी आपको लगता है कि नहीं यही कंसेप्ट है, यानी कि एक कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क बन चुका है उस कंसेप्ट के बारे में आपका, बेस्ड ऑन एक्वायर्ड नॉलेज कॉल्ड मिसकंसेप्शन। और जो नॉलेज आपने ली है वो कैसी है? मिसकंसेप्शन है, मतलब कि आपने सही कंसेप्ट नहीं सीखा है। सही कंसेप्ट ना सीखने के कारण ही क्या होते हैं? एरर होते हैं। कंसिस्टेंटली जो आप वो गलतियां करते जाते हैं उनको हम एरर का नाम देते हैं। और एरर एनालिसिस क्या है? इन एरर को एनालाइज करना, जो आप किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में आपने जो मिसकंसेप्शन बना ली है और उसके रिजल्ट में जो आप बार बार वही सेम गलतियां करते हैं, जब भी कोई भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम करते हैं तो सेम पैटर्न आप फॉलो करते हैं एरर्स का, तो उसको एनालाइज करना एरर एनालिसिस है। तो एरर एनालिसिस में हम किस में हेल्प करती है? हमें बच्चे की वीकनेस डायग्नोस करने में और उसकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको, लर्नर को उस पर्टिकुलर एरिया में, उस सब्जेक्ट एरिया में उनको रिजोल्व करने में हेल्प करती है। जैसे अगर एडिशन में है, एडिशन में कई स्टूडेंट जो हैं एडिशन में क्या गलती करते हैं? कैरी नहीं लेते हैं। छोटे होते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, जब हम एडिशन के कंसेप्ट उनको कराते हैं तो कैरी वाले जो सम होते हैं उनमें कैरी लेना ही भूल जाते हैं, इस तरह की गलतियाँ। या फिर जो मैथ्स के जो सम, ये सब्ट्रैक्शन के जो सम होते हैं उनमें वो क्या कहते हैं, बोरो नहीं करते हैं। अगर मतलब माइनस करना है, जैसे 52 में से 37 को माइनस करना है तो वो 2 में से 7 को माइनस नहीं करेंगे, बोरो लेके नहीं करेंगे माइनस, उसको क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। हमेशा उनका ये कंसेप्ट है कि बड़े में से ही छोटा माइनस होना है। तो इस तरह के कॉमन एरर जो है हम देखने में आते हैं। ये तो हम जनरली कॉमन एरर की बात, वो डिपेंड करता है कि जो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, उसके उसकी नोटबुक्स को प्रॉपरली चेक करके, उसके जो एग्ज़ाम्स हैं जो आप लेते हैं उनको प्रॉपरली चेक करके। तो ये एक स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के एरर कर रहा है। ये तो हमने कॉमन एरर की बात करी कि जनरली स्टूडेंट इस तरह के एरर करते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो इसका जो मेन जो एरर एनालिसिस का जो पर्पस था, स्टूडेंट्स की जो वीकनेस है उसको फाइंड आउट करना और उनके लिए उनको रेमेडी देना, उनकी उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। अगर हम ब्रॉड वे में बात करें पर्पस ऑफ एरर एनालिसिस, टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स ऑफ एरर और मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स मेक इन देयर वर्क, कि अपने वर्क में जब भी वो काम करते हैं, चाहे वो नोटबुक में काम करते हैं या जब पेपर में कोई रिटन वर्क करते हैं, तो वो किस तरह के एरर करते हैं उनको फाइंड आउट करना। दूसरा जो है टू अंडरस्टैंड व्हाई स्टूडेंट मेक एरर। सिर्फ एरर को फाइंड आउट करना नहीं है। अब जैसे हमने निकुंभ की बात की, टीचर निकुंभ की बात की, तो उसने उसकी नोटबुक्स देख के, उसके एग्ज़ाम पेपर देख के ये फाइंड आउट किया कि एरर का पैटर्न किस तरह का है उसका। तो उस एरर के पैटर्न को, सिर्फ एरर एनालाइज करना ही हमारा मकसद नहीं है, उस एरर के बेस पे उसको किस तरह की प्रॉब्लम है कि वो क्यों ऐसे एरर करता है। अब निकुंभ ने एरर फाइंड आउट करके ये चेक किया था कि वो इसलिए एरर करता है क्योंकि उसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे भी मैथ्स में भी जब आप एरर फाइंड आउट करते हैं, एरर एनालिसिस करते हैं, तो ये भी फाइंड आउट करना कि स्टूडेंट वो एरर कर क्यों रहा है। क्या उसने कंसेप्ट गलत बना लिया उस चीज़ के बारे में,
जो आपने टॉपिक पढ़ाया है या जो आपने कंसेप्ट पढ़ाया है, और जिसमें वो बार बार एरर करे जा रहा है, चाहे वो नोटबुक में करता है चाहे वो एग्ज़ाम में करता है, तो क्या उसने गलत कंसेप्ट बना लिया है या उसको कोई और प्रॉब्लम है, उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना। टू प्रोवाइड टारगेटेड इंस्ट्रक्शन रेमेडियल मेजर टू करेक्ट द एरर्स। और उसके बाद जब प्रॉब्लम आपको पता चल गई क्यों स्टूडेंट एरर कर रहा है, अब उसको जब निकुंब को पता चल गया था कि डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है, और डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम में जनरली स्टूडेंट्स ऐसा करता है, जब उसको ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इस तरह की एरर करता है, तो फिर उसने उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था कि इसको अब किस तरह से सिखाया जाए। तो यहाँ भी तीसरा जो काम है, एक तो पहले आपने एरर एनालिसिस करी उसकी नोटबुक से, उसके एग्जाम से। दूसरा फिर आपने उसको क्या किया कि वाई स्टूडेंट्स मेक दिस एरर, कि वो क्यों कर रहा है इस तरह की एरर। उसके बाद सिर्फ फिर आपने उसकी ट्रीटमेंट प्रोवाइड की, उसके लिए रेमेडी दी आपने। चलिए नेक्स्ट है अब इसमें मैथ्स में अगर हम बात करें, व्हेन कंडक्टिंग एन एरर एनालिसिस द टीचर चेक्स द स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स प्रॉब्लम एंड कैटेगराइज द एरर। उसकी प्रॉब्लम्स को चेक करता है और एरर्स कैटेगराइज करता है। जैसे वैसे तो हम बात करते हैं कि जो एरर जो होते हैं वो स्टूडेंट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे हमने बात की वो ईशान की ही प्रॉब्लम थी उसमें, कि वो इस तरह की एरर कर रहा था, तो ये भी स्टूडेंट स्पेसिफिक ही होते हैं कि कोई एक स्टूडेंट एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को नहीं सीख पाया और वो उसमें उसमें उसके एरर आ रहे हैं, उसको करते हुए उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को जब भी उसको दिया जाता है नोटबुक में करने के लिए, सम दिए जाते हैं, तो वो उसी तरह की गलतियां करता है बार बार। पर यहाँ पे जो है कुछ एक कॉमन एरर है जो जनरली स्टूडेंट करते हैं, वो हम एग्जांपल लेके चलेंगे। जैसे एडिशन में अभी मैंने बात की, कैरी करने में वो जब कैरी जो है वो आगे फॉरवर्ड करना होता है तो उसको नहीं करते हैं, वो इस तरह की प्रॉब्लम बच्चे एडिशन में करते हैं। तो इसका जो है शायद लर्नर जो है उनको एडिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में बोरो करने में करते हैं प्रॉब्लम, इसको सब्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है पूरी क्लैरिटी नहीं है। टेबल्स में बड़ी प्रॉब्लम आती है उनको। जैसे टेबल जो है वो अगर उसमें सुनाएंगे, एक लय में सुनाते जाएंगे 2 1 2 2 2 4 2 3 6, तो ईजिली सुना लेते हैं। जब आप बीच में से उनको दे देते हैं करने के लिए 2 7 तो वो नहीं बता पाते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है कॉमनली देखी जाती है स्टूडेंट्स में। जैसे आपने 7 8 एकदम बीच में से, जिसको हम कटवा बोलते हैं, कि बीच में से जब आप उनको दे देते हो टेबल्स को करने, डोजिंग टेबल्स, ठीक है, तो उसमें दिक्कत आती है उनको। तीसरा मल्टीप्लिकेशन में उनको दिक्कत आती है। किस तरह की मल्टीप्लिकेशन में, जैसे 44 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो वो उसको क्या करता है, ऐड कर देता है 2 4 6 2 4 6। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि यहाँ पे उसको मल्टीप्लिकेशन की मास्टरी नहीं है, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से उसको प्रैक्टिस नहीं कराई गई है। डिवीज़न में भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि वो रिमाइंडर को छोड़ देता है। 64 को 7 से डिवाइड करना है तो 7 8 64 करके, इसमें उनको उस क्या नाम टेबल्स की भी प्रॉब्लम है और साथ साथ वो रिमाइंडर्स की भी प्रॉब्लम है। तो इस तरह फ्रैक्शंस की अगर हम बात करें तो इनकरेक्ट कैंसिलेशन, जब फ्रैक्शन में कैंसिल करना होता है, लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना होता है, तो वहाँ पे वो एरर करता है। लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर में जब रिड्यूस करना होता है उसमें एरर करता है वो। और जो वर्ड्स प्रॉब्लम होती है उनमें मोस्टली जो है बच्चे एरर करते हैं। किस तरह के एरर होते हैं उनके वर्ड प्रॉब्लम में, किस तरह के एरर होते हैं कि उनको प्रॉब्लम पढ़ के, वो एक तो पढ़ते नहीं है, पढ़ने से पहले ही एनालाइज कर लेते हैं कि प्रॉब्लम पूरी पढ़ेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, प्रॉब्लम को पहले ही उसको करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के एरर हैं। प्रॉब्लम को इनकरेक्ट, ये डिफ़िकल्टी ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होती है, वो नहीं उसको प्रॉपरली पढ़ते हैं। और फिर जो रेलेवेंट डाटा है उसको एनालाइज करने में कि क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है। इसलिए बोला जाता है कि जब वो जो वर्ड प्रॉब्लम है स्टूडेंट को 2-3 बार, टीचर उसको बोले कि 2-3 बार इसको पढ़ने के लिए बोले और फिर उसमें से एनालाइज करे कि क्या फाइंड आउट करना है, क्या उसमें गिवन है, ये चीज़ें वो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह के एरर वो करता है यहाँ पे। और अगर और बात करें हम, अदर एग्जांपल्स लें इसके एरर्स के, तो वो किस तरह के होते हैं। मेजरमेंट की जो स्किल है, उनको मेज़र करना नहीं आता, जैसे एंगल नहीं मेज़र करने आते हैं प्रॉपर,
उससे प्रोटेक्टर से एंगल नहीं मेज़र करना आता, या लेंथ नहीं वो मेज़र कर पाते हैं प्रॉपरली, कभी उनको रखना ही नहीं आता है, स्केल ही नहीं रखना आता है, कैसे रखना है स्केल को, वो हिल जाता है बार बार, या फिर प्रोटेक्टर किस तरह से रखना है एंगल मेज़र करने के लिए। इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह के एरर मेनली देखने में आते हैं जब भी मैथमेटिक्स में हम एरर एनालिसिस करते हैं। फॉर्मूलाज उनको प्रॉपरली लर्न नहीं होते हैं, कंप्यूटेशन जब कैलकुलेशंस करते हैं तो बड़ी जल्दी लगी रहती है उनको कैलकुलेशंस की, उन कैलकुलेशंस में गलतियां करते हैं, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम होती है कि उसमें क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, और जो लास्ट जो है बात करते हैं कि जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स के वो क्लियर नहीं होते, और जब तक बेसिक फंडामेंटल नहीं जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो जो आगे जो मैथमेटिक्स आप पढ़ाते हैं तो वो उसको सीख ही नहीं पाता है। तो इस तरह के एरर जो है, कॉमन एरर की बात करते हैं हम मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये मैं फिर दोबारा ये बात कहूँगी आपको कि ये कॉमन एरर की हमने बात करी है कि जो जनरली बच्चे करते हैं, मोस्टली जो बच्चे करते हैं, पर ये डिपेंड करता है एक स्पेसिफिक स्टूडेंट के ऊपर कि वो किस तरह की एरर कर रहा है। वो आपने एक स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए आप फाइंड आउट करना है, ग्रुप के लिए नहीं हम बात करते हैं इसमें। चलो ग्रुप की भी हम कई बार बात कर लेते हैं, पर वो ग्रुप छोटा है, ऐसा नहीं है कि पूरी क्लास ही वो एरर कर रही है उसमें। तो एरर एनालिसिस हम एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए या एक दो या स्टूडेंट के लिए फाइंड आउट करते हैं, एरर एनालाइज करते हैं, और ये स्पेसिफिक होते हैं। चलिए अब इसके लिए अब आगे हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की। अब ये डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं जनरली स्टूडेंट्स की वीकनेस फाइंड आउट करने के लिए होते हैं। जैसे हमारे अचीवमेंट टेस्ट जो होते हैं, हमने पहले बात की थी दूसरे लेक्चर में कि अचीवमेंट टेस्ट जो है स्टूडेंट्स की अचीवमेंट देखने के लिए, एक पर्टिकुलर एरिया में, कंटेंट एरिया में, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर उसने कितना अचीव किया है, वो अचीवमेंट देखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो स्टूडेंट्स की वीकनेस को फाइंड आउट करने के लिए और उनकी रेमेडी देने के लिए किए जाते हैं। जब हम एरर एनालिसिस करते हैं, ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट का पहले का स्टेप है एरर एनालिसिस, जब हमने जनरली देखा कि बच्चा जो है, कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट आपने लिया, तो उसमें आपने देखा उस स्टूडेंट की जो नोटबुक्स हैं उसमें उसने, जब आप चेक करते हैं नोटबुक्स, जब ध्यान से चेक करते हैं, जब आप चेक करते हैं नोटबुक्स, तो आपने देखा कि बच्चा जो है एडिशन में हमेशा ही बार बार जो भी सम है उसमें कैरी ही नहीं कर रहा है, कैरी फॉरवर्ड ही नहीं कर रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम 8-10 सम आपने जब बार बार देखा कि यही प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को, तो नोटबुक आपने जब चेक की, या फिर जो उनके आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होते हैं जो एक थोड़े टाइम पीरियड के बाद आप करते हैं बच्चे की, वो भी एक बच्चे की वीकनेस फाइंड आउट करने के लिए होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, वो बच्चे की वीकनेस फाइंड आउट करने के लिए होते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी। पर दोनों में क्या डिफरेंस है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो फर्स्ट हैंड ट्रीटमेंट होती है कि एक बार बच्चे ने मिस्टेक की, आपने उसको समझा दिया, उसने ठीक कर दिया। पर जो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं, वो जब बच्चा बार बार एरर कर रहा है, वो नोटबुक में भी एरर कर रहा है, वो आपने जब टेस्ट लिया फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की तब भी वो एरर कर रहा है, तो बार बार जब एरर, जो उसकी एक बीमारी वो बन गई है, वो डिजीज बन गई है एक तरह से, जो उसकी वीकनेस बन गई है, उसका रिजल्ट उसको सोल्व करने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट का जो पहला स्टेप है वो एरर एनालिसिस है कि आपने पहले एरर एनालाइज किए स्टूडेंट्स की नोटबुक से, उसके जो आपने टेस्ट लिए हैं, यूनिट टेस्ट या एक पर्टिकुलर क्या नाम टाइम पीरियड के बाद जो आप टेस्ट लेते हैं, उसमें आपने देखा कि एक कॉमन पैटर्न चल रहा है उसके एरर का, एक पर्टिकुलर कंसेप्ट में, जैसे एडिशन का कंसेप्ट है तो वही कॉमन पैटर्न चल रहा है, तो उसके लिए फिर हम आगे डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाते हैं। और ये डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में बोलते हैं कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग वीकनेस, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स एंड एरर्स ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स की वीकनेस फाइंड आउट करने का, उनकी डिफिकल्टीज और जो लर्निंग में वो एरर करते हैं या लर्निंग में जो उनको प्रॉब्लम आती है उसको फाइंड आउट करने के लिए।
और जो ये डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड भी हो सकते हैं और टीचर मेड भी हो सकते हैं। वैसे हम टीचर मेड टेस्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये कॉस्टली पड़ता है। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं वो हम एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के ऊपर, एक स्पेसिफिक स्टूडेंट के ऊपर या एक थोड़े ग्रुप के ऊपर हमें अप्लाई करने होते हैं, इसलिए कॉस्टली पड़ता है अगर हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज़ करते हैं तो टीचर मेड टेस्ट हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब टीचर मेड टेस्ट के बारे में कुछ डेफिनेशन है। रेणु गुप्ता ने एक डेफिनेशन दी है। द डायग्नोस्टिक टेस्ट कंसिस्ट ऑफ आइटम बेस्ड ऑन अ डिटेल एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स इन्वॉल्व्ड इन अ सक्सेसफुल परफॉर्मेंस एंड अ स्टडी ऑफ द मोस्ट कॉमन एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स। कहते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर जो आइटम्स डाले जाते हैं वो किस तरह के आइटम्स डाले जाते हैं। जब एक एरर एनालिसिस करने के बाद जो आपको पता चलता है कि एक ये कॉमन पैटर्न है बच्चे का एरर करने का, तो उसी के अकॉर्डिंग हम फिर टेस्ट बनाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम जो जिस कंसेप्ट में उसको दिक्कत है, हमने एरर एनालाइज किया, एरर एनालिसिस की कि इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में ही बच्चे को दिक्कत आ रही है, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर हम उसी तरह के टेस्ट आइटम्स डालते हैं, उसी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट से रिलेटेड टेस्ट आइटम्स डालते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर। दूसरा जो है, दूसरी बात की गई है कि दूसरी डेफिनेशन है, डायग्नोस्टिक टेस्ट इज अ टाइप ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। एक अचीवमेंट टेस्ट की तरह ही है, जैसे हम अचीवमेंट टेस्ट बनाते हैं और उसके अंदर भी अलग अलग तरह के फॉर्म्स रखते हैं क्वेश्चंस की, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रखते हैं, उसी तरह से ही है अचीवमेंट। ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट भी अचीवमेंट टेस्ट की तरह ही बनाया जाता है, पर दोनों में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर एरिया रखते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर हम उस तरह का एरिया के क्वेश्चंस रखते हैं जिसमें बच्चे ने मोस्टली एरर किए होते हैं, जो एक उसका पैटर्न है जो एरर का उसमें, जबकि अचीवमेंट टेस्ट में हम डिफरेंट एरियाज से क्वेश्चंस रखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्टेप्स क्या हैं इसके। डायग्नोस्टिक टेस्ट जब हम बनाते हैं तो क्या कौन से स्टेप हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो आपने प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है, और वो प्रॉब्लम आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जब आप उसकी नोटबुक चेक कर रहे हैं या जब आप उसके जो टेस्ट लिए हैं आपने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हुए जो आपने टेस्ट लिए हैं उनको एनालाइज करके उसमें देख के कि किस तरह के एरर स्टूडेंट कर रहा है, किस कंसेप्ट में उसको एरर है, वो प्रॉब्लम वहाँ से फाइंड आउट करनी है, वहाँ से आइडेंटिफाई करनी है। अब उसके बाद ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद आपने सेकंड जो स्टेप है वो क्या है, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट और कंटेंट। अब जो जहाँ जिस पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर उसको प्रॉब्लम ये थी, जिस पर्टिकुलर कंटेंट में आपने देखा, किस पर्टिकुलर कंसेप्ट में आपने देखा कि उसको प्रॉब्लम आ रही है, उस स्टूडेंट ने एरर किए हैं, अब उसको आपने उस पर्टिकुलर कंटेंट को आपने एनालाइज करना है कि ये कंटेंट है, इसमें अब मुझे ये चीज़ें इसको सिखानी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो जो कंटेंट है उसके जो थर्ड जो स्टेप है, लिस्टिंग ऑल द लर्निंग पॉइंट्स। अब उसके आगे आपने लर्निंग पॉइंट्स डिसाइड करने। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी बात करी थी कि एडिशन में जो है बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली कैरी करना, मतलब कैरी फॉरवर्ड करना भूल जाते हैं, ये मोस्टली कॉमन एरर करते हैं स्टूडेंट। तो उसमें आप क्या करोगे, आपने ये एरर एनालिसिस करते हुए ये प्रॉब्लम फाइंड आउट की कि वो ये जो है कैरी फॉरवर्ड करना भूल जाते हैं, तो आप आपको पता चल गया कि इस बच्चे को जो है बेसिक जो कॉन्सेप्ट है एडिशन का वो क्लियर नहीं है। तो आपने क्या किया, उस जो बेसिक कॉन्सेप्ट को, एडिशन के कॉन्सेप्ट को आप लेके चले, उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है उसको एडिशन का आपने दोबारा से सिखाना शुरू किया, और आपने उन पॉइंट्स की लिस्ट बना ली कि अब इसमें मुझे क्या क्या सिखाना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको बिना कैरी वाले सम कराएंगे, सिंपल 2-2 डिजिट वाले, फिर आप उसको 2-2 या 1-1 डिजिट, 2-2 डिजिट वाले आप उसको कैरी फॉरवर्ड करने वाले सम सिखाएंगे, फिर उससे आगे जो है नेक्स्ट जो है थोड़े डिफिकल्ट सम सिखाएंगे। इस तरह से आपने लिस्टिंग कर ली उन पॉइंट्स की जो आप कंटेंट उसको दोबारा से सिखाने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है अब प्रॉपर सीक्वेंसिंग ऑफ द लर्निंग पॉइंट्स। अब इसमें हमने सीक्वेंसिंग करी है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स करी है। अब आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाना शुरू करना है, राइटिंग द टेस्ट आइटम्स। अब आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाने के लिए
अब आपने उसको सिखा दिया है, एरर एनालिसिस करने के बाद आपने उसको कंसेप्ट पढ़ा दिया, आपने उसके लर्निंग पॉइंट जो थे वो डिसाइड करके सारे उसको पढ़ा दिए हैं। अब दोबारा से फिर आप क्या करेंगे, अब टेस्ट बनाएंगे उसके लिए। अब आप उसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाएंगे कि अब भी क्या वो दोबारा इसी तरह की मिस्टेक कर रहा है जो आपने एरर एनालिसिस करने के बाद उसको क्लियर कर दी थी। तो आप टेस्ट आइटम्स लिखेंगे, उस टेस्ट जो आप टेस्ट आइटम्स बनाएंगे उस डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए, वो सिर्फ एडिशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड होंगे जो आपने उसको कॉन्सेप्ट सिखाया है। और इन टेस्ट आइटम्स में आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी क्वेश्चन रखेंगे या शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस रखेंगे इनके अंदर। उसके लिए आप क्लियर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे टेस्ट के लिए, जैसे आप एक अचीवमेंट टेस्ट में देते हैं क्लियर इंस्ट्रक्शंस कि हर उसी तरह से होगा, ये मार्क्स आप उसको देंगे उसके लिए। सिर्फ ये नहीं कि आपने चेक ही करना है डायग्नोस्टिक टेस्ट को, सिर्फ गलत है या ठीक है, उसके लिए भी आप प्रॉपर मार्क्स देंगे बच्चे को और इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई करेंगे। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट में जैसे अचीवमेंट टेस्ट में आपने टाइम लिमिट स्पेसिफाई कर देते हो, उसके बाहर आपने एक भी मिनट आप उसको एक्स्ट्रा नहीं देते हैं। तो यहाँ पे रिजिडिटी नहीं रहेगी टाइम की, अगर बच्चा थोड़ा और टाइम चाहता है तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी टाइम लिमिट की। इसके लिए भी आप पूरी स्कोरिंग की तैयार करेंगे जैसे आप अचीवमेंट टेस्ट के अंदर करते हैं, और उसके बाद इसको एडमिनिस्टर कर देंगे टेस्ट को। चलिए अब नेक्स्ट है जो टाइप्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। दो तरह के डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, एक तो फिजिकल और क्लिनिकल टेस्ट जो होते हैं। फिजिकल और क्लिनिकल टेस्ट में हम जैसे बच्चे की कोई पर्टिकुलर विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या उसको हियरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई लो विजन स्टूडेंट है या हियरिंग से, वो डायग्नोस करने के लिए यूज़ करते हैं हम, उसको हम क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। पर जो हम अपने मैथ्स में यूज़ करते हैं या किसी सब्जेक्ट में जो वीकनेस फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, उसको हम एजुकेशनल डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं, जो एजुकेशन के एरिया में आप फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है अब इसमें मेरिट्स, और इसमें किस तरह के टेस्ट आइटम्स रखे जाते हैं। जैसे अगर हमने बात की कि अगर उसको आपने एरर एनालिसिस करने के बाद आपने फाइंड आउट किया कि उसको एडिशन में दिक्कत है, कैरी फॉरवर्ड करने में दिक्कत है, सबट्रैक्शन के कंसेप्ट में आपने एरर एनालिसिस की, तो ये फाइंड आउट किया कि बच्चा जो है किस तरह की कॉमन गलतियां करता है कि जैसे 87 में से 67 माइनस करना है, तो वो 7 में से 7, उसको ये कंसेप्ट है कि 7 में से 7 माइनस करेंगे तो 0 नहीं होगा, कि सेम नंबर में से वो सेम नंबर में से माइनस करके सेम ही लिख देता है, 7 7 7 ही कर देता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं इसमें। 5 में से 5 माइनस करना तो वो 5 ही लिख देता है। इसी तरह जैसे 2 में से 0 माइनस करना है तो वो उसको 0 लिख देता है। इस तरह के कॉमन एरर आते हैं। तो जब आप डायग्नोस्टिक टेस्ट में टेस्ट आइटम्स डालेंगे तो इसी तरह के पर्टिकुलर टेस्ट आइटम उस कंसेप्ट से रिलेटेड ही डालेंगे। अब इस जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हम बनाते हैं, इनकी क्या मेरिट्स और एडवांटेज हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक तो ये जो स्टूडेंट्स की जो लर्निंग के अंदर जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, उसको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, फाइंडिंग द लर्निंग प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स। दूसरा जो है उसकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है उनको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि स्ट्रेंथ क्या है उसकी और वीकनेस क्या है। तीसरा जो है हेल्प इन करिकुलम चेंज, करिकुलम को चेंज करने में हेल्प करता है। जैसे कई बार करिकुलम में सिर्फ हम सिलेबस की बात नहीं करते, हम एक्टिविटीज़ की भी बात करते हैं कि जो आप क्लास के अंदर एक्टिविटी कराते हैं, जो आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के लिए जो एक्टिविटी कराते हैं, तो इसमें टीचर के लिए भी ये फीडबैक का काम करता है कि बार बार बच्चा अगर उस कंसेप्ट में उसको दिक्कत आ रही है तो शायद आपने टीचिंग जो आपने एक्टिविटी कराई उस चीज़ के लिए, जिस तरह से पढ़ाया वो ठीक नहीं था, तो उसके भी हम चेंज कर सकते हैं। तीसरा जो इसमें फीडबैक टू स्टूडेंट्स को फीडबैक मिलती रहती है। अब उसको पता चलता रहता है कि उस कहाँ पे वो एरर कर रहा है, क्या इसकी वीकनेस है, किस तरह की वो गलतियाँ करता है और कहाँ उसकी स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट जो है सजेशंस फॉर रेमेडियल मेजर्स। इसमें जब हम प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं तो उसकी हम रेमेडी दे सकते हैं, उसका इलाज दे सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की क्लासिफिकेशन में भी हेल्प करता है। किस तरह की क्लासिफिकेशन,
वो ग्रेडिंग नहीं की ए ग्रेड का स्टूडेंट है या बी ग्रेड का। क्लासिफिकेशन मीन्स कि ये जो इतने जो बच्चे हैं उनको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो गई है इसकी, इस तरह की क्लासिफिकेशन। जैसे एडिशन का कॉन्सेप्ट है, जिसने तो एरर नहीं किए हैं, आपने डायग्नोज किया तो एरर नहीं किए हैं, तो ये बच्चे जो हैं उनको इस कंसेप्ट की क्लैरिटी हो गई है। और जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उनको हमने अभी दोबारा से सिखाना है, दोबारा से उसको कंसेप्ट क्लैरिटी देनी है। फीडबैक टू द टीचिंग, टीचर को भी फीडबैक मिलती रहती है अपनी टीचिंग की। चलिए, बैरियर्स क्या हैं इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट में बनाने में, उसको अप्लाई करने में क्या बैरियर्स हैं। एक तो कॉस्ट जो है वो मैटर करती है कि आप एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए अलग तरह का टेस्ट बना रहे हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट बेस और स्टूडेंट बेस्ड होते हैं, तो उसमें कॉस्ट, प्रिंटिंग की कॉस्ट है या फिर पेपर की कॉस्ट है, वो रहती है। टाइम शेड्यूलिंग जो है, टाइम, क्योंकि हम जो क्लास का जो स्कूल का जो टाइमिंग होता है या जो टाइम टेबल बना हुआ होता है वो सारे स्टूडेंट्स को देख के जो क्लास बनाई जाती है, तो इसके लिए आपको एक अलग से टाइम चाहिएगा स्टूडेंट्स को डायग्नोस्टिक टेस्ट देने के लिए, तो वो टाइम शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम रहती है। एटीट्यूडनल चेंज मीन्स स्टूडेंट्स का जो कई बार एटीट्यूड होता है कि उनको लगता है कि नहीं, टीचर मुझे ही बोल रहा है बार बार टेस्ट देने के लिए, या कई बार टीचर का भी एटीट्यूड इस तरह का होता है कि वो नहीं ये एफर्ट्स डालना चाहता है इसमें, तो वहाँ ये बैरियर आ जाता है। यहाँ पे हमें जो टीचर चाहिए वो विल पावर एंड पेशेंस ऑफ द टीचर की, क्योंकि डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम बात करते हैं फॉर्मेटिव इवेलुएशन में और डायग्नोस्टिक इवेलुएशन में यही डिफरेंस है। फॉर्मेटिव इवेलुएशन में भी हम वीकनेस फाइंड आउट करते हैं, पर वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होती है, पहली शुरू में ही जो आप ट्रीटमेंट दे देते हैं, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, फर्स्ट हैंड ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं। पर डायग्नोस्टिक हम उसमें करते हैं जब बार बार बच्चा गलतियां करता है, तो यहाँ पे टीचर को भी पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट जो है बार बार गलतियां करेगा और उसको आपने सोल्व करना है। चलिए, नेक्स्ट है इसमें सीक्वेंसिंग ऑफ द कंटेंट। ये बड़ी दिक्कत आती है सीक्वेंसिंग ऑफ द कंटेंट की, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आपको सीक्वेंस करना मुश्किल होता है। दूसरा जो है फॉल्टी मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड एनालिसिस। अब जो हम एरर एनालिसिस करते हैं, अब एरर एनालिसिस के लिए भी आपको बड़ी माइन्यूटली एनालाइज करना होता है स्टूडेंट्स की डिफ़िकल्टी को। अब जब आपने वही जो हम तारे ज़मीं पे मूवी की बात करें, आपने निकुंभ को देखा होगा, उसके टीचर को, ईशान के टीचर को, कि उसने जो उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया था, डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम, उसके लिए उसने कैसे उसकी एरर एनालिसिस की थी, कितनी मतलब माइन्यूटली किया था उसने। उसके जो टीचर्स, उसके कलीग्स हैं, उनसे भी बातचीत की थी, उनसे एग्ज़ाम पेपर भी निकलवाए थे रिक्वेस्ट करके उसको चेक करने के लिए, उसकी नोटबुक्स भी उनसे लेके उसने चेक की थी, पेरेंट्स से भी बात की थी। तो इतना सारा, मतलब ये कोई एक आसान काम नहीं होता है एरर एनालिसिस करना। और हम जल्दी में बस हम डायग्नोस्टिक टेस्ट लगाना है, टीचर क्या कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट लगाया मैंने, वो सिर्फ दिखावे के लिए वो क्या करता है, जो डाटा कलेक्ट करता है वो बड़ी जल्दी में कर लेता है, तो वो फॉल्टी मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड एनालिसिस। नेक्स्ट जो है इम्प्रॉपर मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग का जो मेथड है वो भी इम्प्रॉपर होता है। जो आप टेस्ट देते हैं फिर उसको रिकॉर्ड कर, मतलब रिकॉर्डिंग आपको उसको प्रॉपर रखना पड़ता है, उसका एक मतलब उसका रिकॉर्ड रखना होता है कि जब आपने पहली बार टेस्ट दिया बच्चे को कितनी इम्प्रूवमेंट हुई, दूसरी बार दिया कितनी इम्प्रूवमेंट हुई, तो ये बार बार एक आपको रिकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी और बाद में फिर उनको इम्प्रूवमेंट को मैच भी करना होगा कि बच्चे की प्रॉब्लम किस हद तक सोल्व हुई है। तो ये एक बड़ा बैरियर का काम करता है। बड़ा अच्छा ये चीज़ है एक डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिससे आप अपने स्टूडेंट्स की जो है प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके एरर को एनालाइज कर सकते हैं और उनको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि वो स्टूडेंट्स जो है डीमोटिवेट होने से, जिस तरह से ईशान जो है अपने जो मूवी का कैरेक्टर है, ईशान को डिप्रेस होने से, उसको डिप्रेशन में जाने से बचाया था एक जो उसके टीचर था, उसकी एरर एनालिसिस करके उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके। यहाँ भी आप भी एज अ टीचर ये काम कर सकते हैं क्लास के अंदर, जो जिसके अंदर पेशेंस है, विल पावर है ये सब करने की, उसकी ज़रूरत होगी। आज के वीडियो के लिए इतना ही। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।